नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत वाक्य की चर्चा करेंगे। आखिर वाक्य क्या है, इसके कितने अंग होते हैं और इसकी क्या प्रासंगिकता है, कैसे हम सही वाक्य लिखेंगे या फिर यदि वाक्य लिखा हुआ है तो उसकी बारीकियों को कैसे समझेंगे, तमाम इन विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो आइए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं वाक्य के संदर्भ में। वाक्य के संदर्भ में आपने भी बहुत सारी परिभाषाएं जानी हैं, देखी है, सुनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार वाक्य सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वाक्य को ठीक से जानना, उसके तमाम अंगों को पहचानना, वाक्य की आवश्यक शर्तों को जानना, वाक्य के आवश्यक तत्वों को जानना, ये बहुत जरूरी है। अक्सर सामान्य तौर पर बच्चे ये जानते हैं कि महज सार्थक शब्दों का समूह वाक्य होता है। महज इतनी सी जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि वाक्य के संदर्भ में हमें और भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, इस स्थिति में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर वाक्य क्या है। क्योंकि यहाँ जिस बात की चर्चा की जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर भी की जा रही है और स्कूली पाठ्यक्रम तो है ही। जाहिर सी बात है, ज्ञान का विस्तार ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि परीक्षाएं पास करना महज उद्देश्य नहीं होता विद्यार्थियों का। बहुत सारी जानकारी हासिल करना भी उद्देश्य होता है, ताकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकें। और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैंने आपके लिए आज जो विषय लाया है वाक्य, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें। वाक्य की परिभाषा मैंने यहाँ जैसा बताया बच्चों कि जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस परिभाषा के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रोता या पाठक को लेखक या वक्ता के द्वारा कही गई बात बिल्कुल ही समझ में आ जाए। यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है बच्चों कि ऐसा मैंने इस परिभाषा में नहीं लिखा है कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, क्योंकि ऐसी परिभाषाएं यदि आप किसी पुस्तक में देखते हैं तो ये अपूर्ण है, अमान्य है, इसका व्याकरणिक आधार नहीं है। यहाँ हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं मूलतः व्याकरण संगत है, तर्क संगत है, न्याय संगत है और व्याकरणिक कसौटी पर आधारित है। इसलिए इस चर्चा में आप बने रहें और ध्यान दें, ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस परिभाषा से ये बातें साफ है कि वक्ता या लेखक की कोई बात, की कोई शब्द यदि आपके समझ में आता है तो वह वाक्य है, भले ही वह शब्द एक ही क्यों न हो या एक से ज्यादा क्यों न हो। क्योंकि जो पुरानी बातें आपके मस्तिष्क में हावी है कि शब्दों का समूह या फिर कहें कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, यानी आपने अपने मस्तिष्क में ऐसे तथ्यों को बिठा रखा है कि वाक्य में एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग होगा तभी हम उसे वाक्य कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। ऐसा सोचना न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, बल्कि वक्ता का एक शब्द भी यदि उसका पूर्ण आशय हमारी समझ में आता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं इस परिभाषा के अलावे भी कि वैसे शब्द या शब्दांश जिनसे वक्ता का आशय स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। जी बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे शब्द, यानी मैं एक शब्द की बात कर रहा हूँ, या शब्दांश यानी एक से अधिक शब्द, जिनके द्वारा वक्ता या लेखक की बात आपको समझ में आ रही है, बखूबी आप समझ रहे हैं, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है।
हम पुराने व्याकरणाचार्यों की बात करते हैं तो मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ साहित्य दर्पण की एक पंक्ति लाई है जिसमें लिखा गया है वाक्यम स्याद्भोग्यम ताकांक्षा सति युक्त पदोच्चय। अर्थात वाक्य में योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और क्रम इनका मेल होता है, ये मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है कि शब्द एक हो या अनेक हो, इस पर हम नुक्ताचीनी नहीं करें, बल्कि इन तत्वों को समझने की कोशिश करें कि क्या उस अकेले शब्द में योग्यता है कि नहीं, आकांक्षा है कि नहीं, या फिर एक से अधिक शब्द है तो भी हमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति चाहिए। तो बखूबी इस चर्चा में ये बातें स्पष्ट है बच्चों कि आप बखूबी समझ गए कि वैसे शब्द या शब्दांश जो वक्ता के आशय को स्पष्ट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा जो मैंने यहाँ लिखी है इसे भी आप बखूबी आत्मसात कर सकते हैं, ये भी आपकी जानकारी के लिए बहुत ही उचित है। और ऐसी जानकारी मेरा उद्देश्य है स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ उच्च शिक्षा के संदर्भ में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में भी जानकारी देना। इसलिए मैंने यहाँ पर साहित्य दर्पण की इन पंक्तियों का उल्लेख किया है ताकि आपकी शंका का समाधान, आपकी समस्या का निराकरण बखूबी किया जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम ये जान लें कि जिनसे वक्ता या लेखक का अभिप्राय स्पष्ट होता है, भले ही वो एक शब्द हो या एक से ज्यादा शब्द हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। इतनी तमाम चर्चाओं के उपरांत बखूबी आप आश्वस्त हो गए हैं कि वाक्य क्या है। अब इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ। मैंने ये भी बताया कि वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति तथा क्रम की जरूरत होती है, ये मौजूद रहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उसे वाक्य हम नहीं कहेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंगों की चर्चा से पहले जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वह एक शब्द भी वाक्य हो सकता है, इसका मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊं ताकि आपकी जो शंका है उसका समाधान किया जा सके। जैसे यहां मैं लिखूं बैठो, बैठो एक शब्द है, लेकिन यदि कोई वक्ता हमारी तरफ कह रहा है कि बैठो तो हम बखूबी समझ रहे हैं कि हमें बैठने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठो क्रिया से पहले तू या तुम अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। इसे कहा नहीं गया लेकिन सुनने वाले ने समझा जरूर। यानी वक्ता का यह जो शब्द है पूर्ण आशय की प्राप्ति कराता है, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति कराता है। इसलिए भले ही एक शब्द है लेकिन इसे हम वाक्य कहेंगे, भले ही एक पद है लेकिन इसे हम वाक्य कहेंगे, क्योंकि जब शब्द वाक्य में परिवर्तित होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम पद शब्द का प्रयोग करें जो काफी न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा। तो बखूबी यह एक पद भी वाक्य की क्षमता रखता है, इससे पूर्ण आशय की प्राप्ति हो रही है, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। तो बच्चों ये स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर बैठो एक अकेला शब्द है या फिर वाक्य है। यहाँ जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूं कि वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। अब इन अंगों के आधार पर इसका विश्लेषण कर लिया जाए ताकि और भी यदि थोड़ी बहुत शंका हो वो भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। बैठो निश्चित रूप से विधेय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे पहले तू या तुम जो उद्देश्य का हिस्सा है अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। तो जैसे ही हमने जाना कि विधेय के अंतर्गत आएगा, यानी वाक्य का एक अंग
जो दिख रहा है आपके सामने उसे पूरा किया जा रहा है, और दूसरा तू या तुम अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, इसलिए इसे वाक्य हम कहेंगे ही। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जब हम ये जान गए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो हम जानेंगे उद्देश्य क्या है। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए। जाहिर सी बात है कि उद्देश्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है और उसे हम उद्देश्य के रूप में स्वीकारते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पर, क्योंकि व्याकरण समझने के लिए उदाहरण की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना उदाहरण के व्याकरणिक नियमों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि व्याकरणिक आधार पर, तार्किक आधार पर ही व्याकरणिक नियमों की हम चर्चा करते हैं। हम आश्वस्त हो लेते हैं कि वाकई जो नियम बनाए गए हैं व्यवहारिक रूप से सही हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, राम उद्देश्य है, रोटी खाता है ये विधेय के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, यह जो हिस्सा है यह विधेय के अंतर्गत आएगा। यानी उद्देश्य के रूप में संज्ञा भी आ सकता है, सर्वनाम भी आ सकता है, विशेषण भी आ सकता है, क्रिया विशेषण भी आ सकता है, क्रिया द्योतक भी आएगा, वाक्यांश भी आते हैं। ये तमाम शब्द उद्देश्य के रूप में आ सकते हैं। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम इन बातों की भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में, अन्यथा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं, और जो शेष चर्चा है दूसरे वीडियो में की जाएगी, ताकि और भी आप की जो वाक्य से संबंधित शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, उसका निष्पादन किया जा सके और आप स्कूली परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि वाक्य की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। निश्चित रूप से आपने वाक्य समझ लिया होगा, जो भ्रांति पहले से थी वह मिट गई होगी। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।